क्या दोस्तों आपको पता है हाइपिना इंडिका, हाइपिना बुलाटा किसकी प्रजातियों के नाम है? हाल ही में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किसने लॉन्च की है? हाल ही में सुर्खियों में रहा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 2 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, एको और बीफ्रॉस्ट अंडर वाटर केबल परियोजना पर काम कौन कर रहा है? एको बीफ्रॉस्ट अंडर वाटर केबल परियोजना पर काम कर रहा है फेसबुक और गूगल दोनों साथ मिलकर, यानी कि हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो यह एको और बीफ्रॉस्ट दोनों अलग अलग अंडर वाटर केबल परियोजना है। दोनों की बात करें तो दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और गूगल दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 नए अंडर वाटर इंटरनेट केबल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। कौन कौन? सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और गूगल दोनों साथ मिलकर। और इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है? सिंगापुर और इंडोनेशिया में और अधिक तेज गति से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं एको परियोजना के। तो इसमें पहली अंडर वाटर केबल परियोजना है एको, जो कि सिंगापुर को प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका से जोड़ेगी। तो यह आपको याद रखना है, सिंगापुर को अमेरिका से जोड़ने वाली यह अंडर केबल परियोजना का नाम क्या है? एको। तो इस परियोजना में फेसबुक और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से निवेश किया जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं केबल बिछाते हुए। और दूसरी अंडर वाटर केबल परियोजना का नाम क्या है? बीफ्रॉस्ट। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी समुद्र की यह तल से यह इस तरह केबल बिछाया जाता है। तो दूसरी अंडर वाटर केबल परियोजना का नाम है बीफ्रॉस्ट, जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को अमेरिका के पश्चिमी तट से जोड़ेगी। और इस परियोजना को फेसबुक द्वारा क्षेत्रीय कंपनियों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। और दोस्तों यहां जब फेसबुक और गूगल की बात आती है तो फेसबुक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको याद रख लेने हैं। जैसा कि फेसबुक की स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना हुई। फेसबुक के सह संस्थापक कौन कौन थे? तो याद रखो, मार्क जुकरबर्ग, इमेज में आप देख सकते हैं, एडुआर्डो सेवरेन, एंड्रू मैककोलम, डस्टिन मॉस्कोविच और क्रिस ह्यूज, इन सभी ने मिलकर फेसबुक की स्थापना की। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में फेसबुक का हेडक्वार्टर स्थित है। और फेसबुक के लगभग 2.2 अरब यूजर है। और इसी के साथ हम बात करते हैं गूगल की। तो गूगल ने अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम टांगी था। क्या? टेंगी। और टेंगी एक शॉर्ट वीडियो ऐप था। और गूगल के संस्थापक कौन? तो 2 व्यक्तियों ने मिलकर गूगल की स्थापना की। एक है लैरी पेज और दूसरे है सर्गेई ब्रिन। दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की। और स्थापना कब की? 4 सितंबर 1998 को। और गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और गूगल के वर्तमान CEO कौन है? सुंदर पिचाई। और इमेज में आप देख सकते हैं सुंदर पिचाई भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, वो वर्तमान में गूगल के CEO है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रांट असिस्टेंस फॉर ग्रास रूट्स प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट में बोले तो GGP किसकी एक वित्तीय सहायता योजना है?
ग्रांट असिस्टेंस फॉर ग्रास रूट्स प्रोजेक्ट्स जापान देश की एक वित्तीय सहायता योजना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान देश। जापान द्वारा ग्रास रूट प्रोजेक्ट्स के लिए अनुदान सहायता 1989 में शुरू की गई थी और ग्रास रूट परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता भारत सहित 100 से अधिक देशों को दी जा रही है और जीजीपी योजना के तहत प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम राशि 10 मिलियन जापानी येन राशि प्रदान की जाती है। यानी कि प्रति प्रोजेक्ट जापान सरकार की ओर से अधिकतम राशि कितनी है? 10 मिलियन जापानी येन। और हाल ही में जापान ने भारत में कई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिए लगभग 233 बिलियन येन के ऋण और अनुदान को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें अंडमान और निकोबार के लिए एक परियोजना भी शामिल है। और इस परियोजना की बात करें तो इस अनुदान का उपयोग कहां किया जाएगा? 15 मेगावाट बैटरी के साथ साथ बिजली प्रणाली स्टेबिलाइजर्स की खरीदी हेतु किया जाएगा, ताकि दक्षिण अंडमान में सौर ऊर्जा के लिए बेहतर उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। जी हां दोस्तों, अंडमान निकोबार में 15 मेगावाट बैटरी के साथ साथ बिजली प्रणाली स्टेबिलाइजर्स की खरीदी हेतु इस ऋण का उपयोग किया जाएगा, अनुदान का उपयोग किया जाएगा। और जब यह अनुदान या तो ऋण मिल रहा है जापान सरकार की ओर से, तो जापान से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन एक मंथ पहले सुर्खियों में था। वो क्वेश्चन क्या था? निम्न में से किस देश ने लकड़ी से बने सैटेलाइट पर काम करना शुरू किया है? लकड़ी से बने सैटेलाइट पर काम करना शुरू किया है जापान देश ने। और तब भी मैंने आपको जापान देश के बारे में बताया था। आप इमेज में देख सकते हैं, बहुत से द्वीपों में बटा हुआ है यह जापान। जापान की कैपिटल का नाम है टोक्यो, जहां पर यह समर ओलंपिक आयोजित होने वाला है। और जापान की करेंसी क्या है? एन। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। कौन? योशिहिदे सुगा जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री। और जापान के लोगों की औसत आयु 82 वर्ष है, जो विश्व में सभी देशों की औसत आयु की तुलना में सर्वाधिक है। कितनी औसत आयु है? 82 वर्ष। और दोस्तों, जब जापान देश की बात करते हैं तो जापान और भारत के बीच कुछ युद्ध अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं। उनकी भी बात करें तो भारत और जापान की रक्षा सेनाओं के बीच जिमेक्स जो एक नौसेना अभ्यास है, शिन्यू मैत्री जो एक वायुसेना अभ्यास है, और धर्म गार्जियन जो एक सेना अभ्यास है। तो इसी तरह के द्विपक्षीय अभ्यासों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है। तो यह तीनों अभ्यासों के नाम आपको याद रखने हैं जो भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं। और दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर मालाबार अभ्यास जो एक नौसेना अभ्यास है, यह मालाबार नौसेना अभ्यास, उनमें भी भाग लेता है जापान, भारत और अमेरिका। और इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इस मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में स्वास्थ्य निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? किस सूची के अंतर्गत आता है हमारा स्वास्थ्य? स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची। लेकिन यह स्वास्थ्य दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य को संविधान के तहत समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यहां इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? एन.के. सिंह। और एन.के. सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य को वर्तमान में जो राज्य सूची में है उनको स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में शामिल करना चाहिए। और वर्तमान में स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य का अधिकार पहले ही संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से प्रदान किया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, स्वास्थ्य के अधिकार के संबंध में दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 21 में। और एन.के. सिंह ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को वर्ष 2025 तक जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष ने जो यह सुझाव दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। और समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय, मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन अब हो गए हैं 52। और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये यूनियन लिस्ट है
को करंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, तो यहाँ कौन कौन से विषय में किसको कानून बनाने का अधिकार दिया है उनके बारे में भी आपको याद रख लेना चाहिए। और वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इन 5 विषयों में शामिल कौन कौन से विषय है? तो है शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, तीसरा है वन, चौथा है नापतोल और पांचवा है न्याय प्रशासन। इन 5 विषयों को राज्य सूची में से स्थानांतरित किया गया है समवर्ती सूची में। 5वां क्वेश्चन, हाइपिना बुलाटा और हाइपिना इंडिका किसकी प्रजातियों के नाम है? हाइपिना बुलाटा, हाइपिना इंडिका समुद्री शैवाल की प्रजातियों के नाम है, जो हाल ही में यह दोनों नई प्रजातियां खोजी गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है समुद्री शैवाल। इमेज में आप देख सकते हैं दोनों प्रजातियों को, क्या है? हाइपिना इंडिका और हाइपिना बुलाटा। हाल ही में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में 2 नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज की गई है। इमेज में आपने देखा, और भारत का तटीय क्षेत्र 7500 किलोमीटर से भी अधिक है। हाइपिना इंडिका की खोज कहां की गई और हाइपिना बुलाटा की खोज कहां की गई, वो भी मैं आज आपको बता दूं। तो हाइपिना इंडिका की खोज कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, और सोमनाथ, पठान और शिवराजपुर जो गुजरात में है, वहां पर हाइपिना इंडिका की खोज की गई। और हाइपिना बुलाटा की खोज कहां की गई? तो इसकी खोज कन्याकुमारी और दमन और दीव द्वीप में की गई थी। और शैवाल की 61 प्रजातियों में से 10 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। इन 2 नई प्रजातियों के साथ अब प्रजातियों की कुल संख्या 63 हो गई है। कितनी? 63 हो गई है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में सूरत के हजीरा बंदरगाह को किसके साथ जोड़ने वाली क्रूज जहाज सेवा का शुभारंभ किया गया? इमेज में आप देख सकते हैं सूरत के हजीरा बंदरगाह को हाल ही में दीव के साथ जोड़ने वाली क्रूज जहाज सेवा का शुभारंभ किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दीव। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ने सूरत के हजीरा बंदरगाह को दीव द्वीप के साथ जोड़ने वाली क्रूज जहाज सेवा का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। इमेज में आप देख सकते हैं झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसके तहत एक क्रूज जहाज हर सप्ताह के सोमवार और बुधवार को हजीरा से रवाना होगा और अगले दिन सुबह दीव पहुंचेगा। और इसके बाद यही जहाज उसी दिन शाम को दीव से वापसी की यात्रा पर रवाना होगा और अगली सुबह हजीरा पहुंचेगा। और एक तरफ की यात्रा में 13 से 14 घंटे का समय लगेगा। 300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता वाले इस क्रूज जहाज में 16 कैबिन होंगे। इमेज में आप देख सकते हैं। और इस क्रूज जहाज में खेलने की सुविधा के अलावा VIP लॉन्च और मनोरंजन जैसी सुविधा भी उपलब्ध रहेंगी। और 4 महीने पहले सूरत में हजीरा को भावनगर में घोघा से जोड़ने के लिए फेरी सेवा की भी शुरुआत की गई थी। और अब तक 1 लाख से अधिक यात्री इससे सफर भी कर चुके हैं। और यहाँ जब दीव को जोड़ा गया है हजीरा के साथ, तो दोस्तों दीव से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन दिसंबर 2020 में करंट अफेयर में आया था। और जब हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिसंबर 2020 में दीव का दौरा किया था। दिन के समय अपनी ऊर्जा की 100% जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? दीव बना। और तब भी मैंने आपको दीव के बारे में डिटेल में बताया था। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दीव का दौरा दिसंबर 2020 में किया और वे घोघला बीच को देखने गए। इमेज में आप देख सकते हैं घोघला बीच को देखने गए, बहुत ही स्वच्छ एवं सुंदर। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सबसे पहले घोघला सर्किट हाउस पहुंचे। वहां संघ प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल उन्हें घोघला बीच दिखाने लेकर गए। और हाल ही में घोघला समुद्र तट को डेनमार्क के फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। जी हां, घोघला द्वीप को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। और ब्लू फ्लैग विश्व का अत्यंत प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेबल पुरस्कार है। और हाल ही में भारत के ऐसे बहुत से द्वीपों को इसी तरह का प्रमाण पत्र दिया गया है। 6वां क्वेश्चन, कहां आयोजित होने वाली जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप स्थगित कर दी गई है?
हाल ही में झारखंड राज्य में आयोजित होने वाले नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप स्थगित कर दी गई है कोविड-19 के कारण। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। और जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप क्यों स्थगित कर दी गई है? कोरोना महामारी के कारण, क्योंकि झारखंड हॉकी टीम के कोच और 6 खिलाड़ी तथा चंडीगढ़ हॉकी टीम के 5 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया था। और जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप झारखंड में कहां शुरू होने वाली थी? झारखंड के सिमडेगा में 3 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन हाल ही में रोक दिया गया है। और अब सिमडेगा के हॉकी स्टेडियम को सैनिटाइज करने के बाद कोविड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है इस प्लेग्राउंड को। और जब यहां बात करते हैं झारखंड की, तो आप मैप में देखें, यह है झारखंड। झारखंड किन किन राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है? तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है बिहार, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा। 5 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है, जिसकी कैपिटल का नाम है रांची। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है और बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। झारखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? इमेज में आप देख सकते हैं, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है खजुराहो में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, खजुराहो। बुंदेलखंड के राजा महाराजा छत्रसाल के नाम पर स्थापित इस कन्वेंशन सेंटर को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया गया है। तो आपको यह याद रखना है कि इस कन्वेंशन सेंटर को हमारे पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत निर्मित किया गया है। और स्वदेश दर्शन योजना के बारे में भी आपको बता दूं, तो यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास हेतु शुरू किया गया था। और महाराजा छत्रसाल का यहाँ जिक्र किया गया है, तो महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को बुंदेला राजपूत कबीले में पंचत राय और लाल कुंवर के घर हुआ था और वे ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। और महाराजा छत्रसाल एक मध्यकालीन भारतीय योद्धा थे, इमेज में आप देख सकते हैं, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया। और महाराजा छत्रसाल का निधन 20 दिसंबर 1731 में हुआ। और यहाँ जब खजुराहो में यह कन्वेंशन सेंटर खोला गया है, तो खजुराहो के बारे में भी आपको याद रख लेना है कि यह देश के 19 चिन्हित प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक है खजुराहो। खजुराहो समूह के स्मारक को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी खजुराहो को सूचित किया गया है। और यहाँ के मंदिर अपनी नागर स्थापत्य शैली और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण 885 ईस्वी सन से 1050 ईस्वी सन के बीच चंदेल राजवंश द्वारा किया गया था। तो यहाँ कुछ आपको याद रखना है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? चंदेल राजवंश के राजाओं ने। 8वां क्वेश्चन, नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक किसने लिखी है? इमेज में आप इस पुस्तक की फ्रंट पेज को भी देख सकते हैं, नाम है नेम्स ऑफ द वुमेन और इस पुस्तक को लिखा है जीत थाइल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, जीत थाइल। और आंसर भी आपकी नजर के सामने था, आपने देखा था, बहुत बढ़िया। जीत थाइल एक प्रसिद्ध लेखक है जिन्हें उनकी पुस्तक नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है, जिसे मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था। इमेज में देखिए, एक प्रसिद्ध लेखक जीत थाइल और उन्हें दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए नामित किया गया था, जिसकी वजह थी यह किताब जिसका नाम है नार्कोपोलिस। और उनकी सबसे हालिया पुस्तक लो 2020 में रिलीज हुई थी। और भी एक लेखक सुर्खियों में आई थी, बेवर्ली क्लीरी। इमेज में आप देख सकते हैं, यूएस की बच्चों की प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली क्लीरी का निधन हो गया है। उन्हें कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा 2000 में लिविंग लीजेंड नामित किया गया था। और तीसरी एक लेखक सुर्खियों में आई जिसका नाम है मैगी ओफारेल। क्या?
मैगी ऑफरेल, इमेज में आप देख सकते हैं मैगी ऑफरेल के हेमनेट, जिसमें ब्यूबोनिक प्लेग से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु पर अनुमान लगाया था, उनको फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल पुरस्कार जीता है। टॉम जॉलनर भी हाल ही में सुर्खियों में आए, इमेज में आप देख सकते हैं टॉम जॉलनर की आइलैंड ऑन फायर द रिवोल्ट दैट एंडेड स्लेवरी इन द ब्रिटिश एम्पायर ने नॉन फिक्शन के लिए पुरस्कार जीता है। इमेज में आप इस किताब को भी देख सकते हैं, क्या टाइटल है, आइलैंड ऑन फायर द रिवोल्ट दैट एंडेड स्लेवरी इन द ब्रिटिश एम्पायर। लेखक कौन है, टॉम जॉलनर। नवा क्वेश्चन, हाल ही में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किसने शुरू की है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हाल ही में हरियाणा सरकार ने शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा सरकार। और अंत्योदय परिवार उत्थान योजना क्या है, तो देखो हरियाणा सरकार द्वारा इन लोगों की इच्छा के अनुसार इन्हें स्वरोजगार के साधन मुहैया करवाए जाएंगे और इसके अलावा इनकी रुचि के अनुसार काम देकर इनकी वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख रुपये किया जाएगा। और जब यह योजना लॉन्च की है हरियाणा ने, तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ, जिसकी कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा को आरियाना भी कहा जाता है। मैप में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है, तो यहां आपको आज कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है कि हरियाणा किन किन राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है। हरियाणा का राजकीय पशु का नाम क्या है, काला हिरण। हरियाणा का राजकीय पक्षी का नाम क्या है, काला तितर। हरियाणा का राजकीय पुष्प है कमल, तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। और हरियाणा सरकार के कुछ नए कदम की भी आज हम चर्चा कर ले। हरियाणा के विश्वविद्यालयों से परास्नातक विद्यार्थियों को अब डिग्री के साथ पासपोर्ट भी मिलेगा। ओवर स्पीड वाहनों का चालान सीधे बैंक खाते से कट जाएगा। सरकार ने नौकरियों के लिए बार बार आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना भी बनाई है। 1,80,000 रुपये की सालाना आय वाले सभी परिवारों को बीपीएल कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी तरह के कदम हरियाणा सरकार ने उठाए हैं। 10वां क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.1% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। विश्व बैंक ने इससे पहले जनवरी में जीडीपी वृद्धि दर 5.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया था, लेकिन अब जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर 10.1% कर दिया है विश्व बैंक ने। और बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है, सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, जुलाई 1944 में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, भारतीय मूल की अंशुला कांत। इमेज में आप देख सकते हैं। और विश्व बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि विश्व को गरीबी से मुक्ति करने हेतु तो विश्व बैंक कार्य करता है। और यहाँ जब भारत की जीडीपी की बात करते हैं, तो हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी भारत की जीडीपी 11% रहने का अनुमान लगाया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने घरेलू निजी व्यय को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तारक राजकोषीय नीति के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास का अनुमान 10% से बढ़ाकर 11% कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष है जॉन बेरिसफोर्ड। कौन, जॉन बेरिसफोर्ड। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनिक कार्बन कार्ड किसने लॉन्च किया है। यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यह यूनिक कार्बन कार्ड है क्या, तो देखो यह एक सबसे यूनिक कार्ड है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HPCL जो फ्यूल रिटेल में अग्रणी है
और भारत का सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क यानी कि रुपे के साथ मिलकर बनाया गया है और यह ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का अवसर प्रदान करेगा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जब यह कार्ड लॉन्च किया है तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? राज किरण राय जी, इमेज में आप देख सकते हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ। क्या? गुड पीपल टू बैंक विथ, इस बैंक की टैगलाइन। 12वां क्वेश्चन, 1 अप्रैल को निम्न में से किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरबीआई। और कल ही आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, वो आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। और आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और चारों को आप इमेज में आप देख सकते हैं। एक है एम के जैन, दूसरे है बीपी कानूनगो, तीसरे है माइकल देवव्रत पात्रा और चौथे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव। तो इन चारों के नाम भी आपको याद रखने हैं। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे महेंद्र गिरी कौन है? सुर्खियों में रहे महेंद्र गिरी वो एक संरक्षित क्षेत्र के रेंज अधिकारी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संरक्षित क्षेत्र के रेंज अधिकारी नाम है महेंद्र गिरी। और हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है और इसीलिए यह रेंज अधिकारी सुर्खियों में है। राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई रेंजर बन गए हैं। एशिया में से एकमात्र ऐसे जिन्होंने यह अवार्ड प्राप्त किया है, नाम है अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा दुनिया भर के 10 पेशेवरों के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई और इसमें भारत के यह रेंजर भी शामिल। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण वज्र प्रहार 2021 कहां आयोजित किया गया? भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण वज्र प्रहार 2021 का आयोजन किया गया है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। और भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण वज्र प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया, इमेज में आप देख सकते हैं। और वज्र प्रहार अभ्यास का उद्देश्य क्या? संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है 2 अप्रैल को, यानी कि आज ही वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 अप्रैल। और ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म या आत्मविमो, जिसे हम स्वलीनता भी कह सकते हैं, यह एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जिसके लक्षण जन्म से प्रथम 3 वर्षों में ही नजर आने लगते हैं। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और पहली बार विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2007 में 2 अप्रैल के दिन पहली बार विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, अनंतनाग। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। ठाकुर आशाराम भाई, आपका आंसर बिल्कुल सही है।
और उन्होंने लिखा है कि सर मैं सही उत्तर लिखता हूं पर आप मेरा नाम बोर्ड पर क्यों नहीं लेते। ऐसा नहीं, ऑफलाइन तरीके से सभी को हम रिप्ले करते हैं, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के ही नाम यहां हम ले सकते हैं क्योंकि टाइम लिमिट तो होनी चाहिए। तो दीवू गज्जर ने भी यहां हमें कंप्लेन की है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका भी नाम आएगा। कीप साकरिया, परेश वणकर, संजय विंजुड़ा और कुलदीप सिंह जी डोडिया, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हितेश सोलंकी, अक्षय सांगोद, रजनीकांत दूसा, प्रहलाद सिंह उमट, आपका आंसर बिल्कुल सही है अनंतनाग। और भी हमारे फ्रेंड है राजभा गढ़वी, शुभम रघुवंशी, प्रदीप सीतापरा, दीवू गज्जर, राठौड़ हरपाल सिंह, पर्वत शर्मा, नील्स प्रधान, गुमान सिंह सोलंकी, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है अनंतनाग। और कमल कुमार, म्यूज जोशी, और म्यूज जोशी ने दोस्तों यह अमरनाथ गुफा की यात्रा भी की है, बहुत बढ़िया। नीलेश कीकर, डिम्पल पटेल, प्रकाश गामित, परमार सुधीर और भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में ट्राइब्स इंडिया के 131वें फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन कहां किया गया। ट्राइब्स इंडिया के 131वें फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन कहां किया गया, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।